मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, हाँ, हाउ विल यू अप्लाई RSI? you can apply on smaller time frames also. Because on larger time frame अगर मार्केट साइडवेज है तो आप स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में जाइए ना, 60 मिनट्स या 2 आवर्ली पे जाइए, उसमें आपको 55 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो आप उसमें कर सकते हैं काम। जैसे आपको ना कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना है, हाँ, है ना, अब मार्केट किसी स्टॉक में पोर्टफोलियो बनाना है, अब वो ट्रेंडिंग मूव नहीं दे रहा है, हाँ, तो आप उसमें क्या करोगे? यू विल वेट फॉर योर एंट्री। Yes, yes. यू हैव टू ट्रेड ऑन एवरी एंट्री। मुझे नहीं पता कि वो कब एक्चुअल ब्रेकआउट आएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आपको जब अगर नीचे ब्रेक डाइवर्जेंस मिल जाता है तो आप वहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं। फिर आप जब तक वो ब्रेकआउट नहीं देता है 55 या उसके ऊपर, तो आप जैसे वो ब्रेकआउट देता है आप यू कैन ऐड मोर पोजीशन। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट को ब्रेकआउट में आने को बहुत टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। मंथली चार्ट जैसे आपने शुरू हाँ। किए ना, तो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम वहाँ तक पहुँचने में, है ना। उतना पेशेंस चाहिए ना, साल 2 साल भी हाँ, उसमें पूरा चाहिए। पूरा मूव अगर लेना है तो 1 से 2 साल उसमें तो स्पेंड करने पड़ेगा। कितना बड़ा स्टॉप लॉस है? Very nice presentation. वेरी नाइस प्रेजेंटेशन बाय अमित। मेरा ये मानना है कि हम कोई भी किसी भी टेक्निक या किसी भी टूल को देखेंगे, हमें कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लुएंस ढूंढना होता है ना। किसी भी एक चीज़ पे हम रिलाई नहीं कर सकते। अगर हम एक चीज़ पे रिलाई करेंगे वो हो सकता है कुछ वक्त के लिए चलेगी, लेकिन इवेंचुअली आपको कॉन्फ्लुएंस तक जाना पड़ेगा, है ना। तो कॉन्फ्लुएंस ढूंढने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं, है ना। तो जैसे अमित ने डेमोन्स्ट्रेट किया तो उसमें ठीक है, RSI के साथ में शायद कहीं 2B2T को भी कंबाइन कर दिया, आप फिबोनाची के नंबर्स को इस्तेमाल किया। मेरा ये मानना है कि जो अमित की स्टडी थी उसमें से जो मैं डिसिफर कर पाया क्विकली, या मुझे लगता है कि इफ समथिंग आई प्रोबेबली नीड टू लुक एट वुड बी कि व्हेन यू सी ट्रेंड लाइंस, you know, when you see breakout from trend lines and both, मतलब RSI का ब्रेकआउट तो है ही, प्राइस का ब्रेकआउट भी है, तो उसके बाद करेंगे। हो सकता है RSI जो है वो जल्दी पता लग रहा है ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन हम प्राइस का कंफर्मेशन का वेट करें तो मुझे लगता है कि अगर सिर्फ हम ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स दोनों को लेके उसको एक सिलेक्शन क्राइटेरिया बना के आगे चलें तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलना चाहिए, एक बात। दूसरा मुझे वो लगता है कि जो एक बैंड की बात है वो इंटरेस्टिंग है, 55-45। तो अगर एक बार वंस अ ट्रेंड इज हियर, सी ट्रेंड्स आर नॉट मेड बाय पीपल लाइक यू एंड मी, दे आर नॉट, ठीक है ना। तो एक बार एक ट्रेंड स्टैब्लिश हो गया है, अगर वो बुलिश ट्रेंड है तो कहीं ना कहीं अगर 55 को टच करने वापस आता है तो चांस लेना बनता है, विथ ऑब्वियसली अ स्टॉप एंड रिवर्स बिलो 45 इफ एंड व्हेन वी गेट दैट। So very nice job, Amit. I would like to call upon JT sir to present a memento to Amit Vora. JT bhai. JT भाई हमारे बॉम्बे चैप्टर से जुड़े हुए हैं। Thank you so much. We can take one more session, all of you, before we go for a tea break. हाँ, मेरी लाइफ तो 2B से 2T तक भी चलती है और T से टी ब्रेक तक चलती है, right? So we'll take one more session. Before I call upon the speaker for the next session, I would just like to tell you कि this session was originally supposed to be taken by another young gun of our Indore team. His name is Bharat. Okay. Now Bharat lost a family member just about 2 days back, so he had to be physically somewhere else, obviously, to take care of his responsibilities there. तो जैसा होता है कि
when a young gun had to step out due to family circumstances, who else shall fill in but yet another young gun? So I would like to introduce Manish to all of you, another young gun, young Turk of our Indore forum here. Manish is a trend follower, and he is a trend follower to the T. You know, he is definitely worth emulating if one is very serious about trend following. And the kind of spirit that Manish had, he has prepared this presentation in a span of less than 24 hours. तो मैं प्रेजेंटेशन की निटी-ग्रिटीज में नहीं जाना चाहूँगा कि वो प्रेजेंटेशन मनीष ने क्या बनाया, कैसे बनाया। मैं तो ये कहूँगा कि हम एक बहुत सक्सेसफुल ट्रेंड फॉलोअर ट्रेडर को लाइव यहाँ सुनने जा रहे हैं, वो ज़्यादा जरूरी है। ओवर टू मनीष। All of you. I guess you're having a good time. The motive behind this presentation is basically to give an idea about what trend following basically is, and what are the psychological traits that you need to follow the trend. You know, I would not be giving here a system. I'd rather be giving you a perspective to follow the trend. First of all, the disclaimer. I urge all of you to do your own diligent research before you start following, because I am going to be discussing a system here. I'd like you to do your own research before you follow my system. As I am continuously in the process of evolving and learning new things, I may or may not follow the systems that I am discussing here. I've been working on this for the last 9 years, and it's still work in progress. And it may or may not happen, and none of these are infallible. What is trend following? A trend follower uses his system, जो भी आपका trading system होता है, मतलब some of you are using RSI, somebody is using GAN theory, some other theories. Or you are using your systems, your money management rules, and your trading rules, developed as per your experiences and psychological traits. Some of you are more, quick decision makers, can trade it intraday. Some of you might be lazy like me, trading on a larger time frame. So, as per your experience and psychological traits, the systems, the money management rules, and the trading rules that you develop would be used to identify a trend first of all, and then ride on it. So, a trend follower will usually wait for a trend to develop before taking a trading position. Some of the best trend following traders in the world. Jesse Livermore is one of my favorites. He is also known as the Great Bear of the Wall Street. He is famed in 1907 and 1929, the Great Depressions, when he made $1 million fortune out of petty cash. He is one of the only traders who's never been a portfolio manager or fund manager. Whatever net worth he's made out of himself, his own cash. There is Bruce Kovner. He's a trend follower featured in Market Wizards. Kovner is worth over 3.5 billion USDs. Michael Marcus is a trend follower featured in Market Wizards. He turned his initial capital of $30,000 into $80 million. At Secota, a trend follower featured in trend following, he turned his initial capital of $5,000 into $15 million over 12 years. This was in an actual account, actual trading account. Previous. अगले
is our trading system. जब आप एक trading system बनाते हैं, when we talk about systems, whether it is, whether there are different theories, RSI, GAN, whatever they are. Like I am using pattern breakouts and Dow theory, so there might be different systems, Bollinger Band. To build a trading system, you need three things. First of all, the entry and exit points, which we call the system basically. Then the money management rules. These are one of the most important ingredients of your trading part and cannot be overlooked. If your risk is not managed properly, you've got a hard time trading. At least hard time making a living out of trading. Then there is a trading, like trading rules or the psychological part of trading. I'll be discussing the trading system for the trading tactics. The system must be built according to your psychological traits. Just like I said, there will be some people who are quick decision makers who can do intraday trades. There are some people who are lazy, be doing some medium term to long term trades or swing trades. You have to choose your asset classes carefully, suiting to your psyche. Like I don't trade into silver or bank nifty. I usually trade in Nifty and gold because they are they're a bit low beta as compared to silver or bank nifty. So I'd always choose an asset class which is not very aggressive, which is not very volatile. Intraday or swing trader, depending on your patience, your aggression, your greed and fear. And lastly, my system is based on Dow theory, 13-day moving averages, and pattern breakouts, 2B, 2T, head and shoulders, or triangles, wedges, etc. Is everybody with me? I guess. Yes. Either there are no questions or there are no questions. My system is totally discretionary. Dow theory, my system is based on Dow theory, that is higher tops and higher lows is an uptrend for me, lower tops and lower bottoms is a downtrend. I use this on a line chart, on a EOD chart, end of the day. I also use a 13-day moving average or a trend line for my trading stop losses. I generally trade patterns, double tops, double bottoms, head and shoulders, triangle, wedges, and 2T, 2B, which is a new addition. Learned from Chief. It gave me a really new perspective to trade double bottoms and double tops, which is very helpful. Position sizing. Now, position sizing is an important element of my. Let me go on to position sizing. Now, position sizing. First of all, there is no right way to size a position when you are trading. When we trade a 2B or a 2T or a double bottom as I call it, you always have some targets trading patterns. Right? A double bottom would conventionally have a target of an equivalent range between the two bottoms in the product. I just use the whiteboard to show you some examples of position sizing. Then I'll get to some charts. So, if you are seeing a downtrend, probably there is a continuing downtrend, and then you see a 2B here, and then it goes up. So, this is basically a 2B, first and second bottom. Now, conventionally, if it is a double bottom or if it is a 2B, the target is the equivalent price between the bottoms and the ensuing trot or the top. So if it is a downtrend and you get a 2B, now the target would be conventionally it is equivalent to this, that is if this is 80, this is 100, the target would be 120. Now all thanks to the new system of 2B that we've learned, if this bottom is 80 and this is say 75, I get an entry at 80 levels over here as soon as the latest bottom crosses the previous bottom. I get an entry over 80, and because my breakout, the actual breakout of double bottom comes at 100, I get a chance to re-enter at 100. I get a chance to size my position at 100, to average at 100. So if I've started say with 2 lots, I can always use pyramiding, that is reducing my positions as I go up.
So if I started with 2 lots, I can average. I can buy 1 lot at the breakout of 100. If I am starting with 1 lot, I can use a linear position sizing method where I've bought 1 lot here, another here. Now, because I had a target from 80 to 120, that is 40 rupees, I can plan my positions within these 40 rupees. So if it is 80 to 120, and I'm betting, say for example, 25k in my initial bet. Say whatever whenever I buy in consecutive successive lots, the first position carries a stop loss. That is, if the stop loss is triggered, if the pattern fails and I'm stopped out, I'd be incurring a loss. When I average it on the upside, what happens is essentially I'm averaging my positions in profit, and the average is somewhere near the stop loss. So if I get a chance to average my positions on the first time, say for example at 100, and my stop loss being breakout of a double bottom is placed somewhere around 95 or 92 levels, my average is 90. So my stop loss would always be above my average price. And this way I can manage my risk, the risk would be reduced, and I'd make much more on the risk reward ratio as compared to initial positions that you build. We can do it mathematically. Like if the stop loss at 80 is 75, I am giving up 5 rupees. Okay, $5. Now if I average it at 90 and keep my stop loss at, say example, 92, my average price is 95, the stop loss is at 92. Now at 100, now my average is 90 and my stop loss may be placed at 98. Then I go further at 110. Now my average cost would be somewhere around I guess 98, and so on. So what I essentially do is I manage my positions, I average my positions on the upside as we go and play the trade. I'll just use a chart of Nifty. Okay, first of all, before going to the charts, I'll just tell how do we average our positions in any of the asset classes. I generally trade in Nifty, gold, and some of the Nifty 50 stocks. So I use ATR, average true range, to decide position sizing levels. If I'm targeting a rally of say 500 points in Nifty, and the daily average true range of Nifty is about 90 to 100 points, I'd actually average my positions at a retracement of 100 rupees every time Nifty retraces. So if Nifty has moved 300 points from my initial buying level and retraced 100 points, that would be the day when I average my position for the first time. I'll just use the latest charts of Nifty, which we have discussed right now, to as I'm a positional trader, I don't have to buy data. I use all the free charts that are available. So while we are at it, if there is something anybody wants to ask, we can freely ask. I would not be needing all this. Just a 13-day moving average and the charts. So this would be a live example. This is a trade which is still live. I'm still in the trade. I initiated my first position somewhere around here, which got stopped out. Fortunately, this was around 8,020 odd levels. I initiated my position in January and I got stopped out. Fortunately, I've learned this 2B from Chief, and I used it. This bottom was around 7929 levels, and the next bottom was 7896. The intraday was 7896, and we got a closing on 7908. So I got an entry at 7982 levels on this day. Now, as we broke out,
of the double bottom after our conference. It was, I guess, 8 or 9 January. When I got another entry at these levels, this is 8286. So when trading at 7982, my stop loss was kept at 100 points below on the new low. That was 7882. 7896 was the intraday low. So the stop loss was 100 rupees. Say if I traded for one lot, the stop loss was 7,500 rupees. Now as we go up and I trail my positions, I average my position at 8286. Now the stop loss is just below the double top, below the trot of double top, which is here, right? It was actually 8186 levels, and the average cost is around 8150. As we go further, the target of this double bottom was 8600. So next average is after I achieve my targets. And trailing Nifty, ever since I've taken my positions at 150 points below the highest close, the highest daily close. We are trailing 150 points below the highest daily close. And as you can see, this is the 13-day moving average, which I also very frequently use to trail my positions. So the next average that I was able to get was around 8736 levels. It was around somewhere here. 8736 levels, and after 8736, Nifty is continuously going up, and I'm trailing my stop losses at 150 points below the highest close. The next average that I was able to make was at 9075 levels, and the next average which I would now take would be around 9340 levels. Question. Yes, please. 150 points that you're trading on. So is that based on ATR or is it just for this trade? How do you arrive at this 150? Yeah, that is, there would be 2-3 things which I would combine in this. First thing is ATR. This was 2 into the average 2 range. Plus, there is some experience of vibrations that you give up on a trade. Say for example, if my stop loss is capped at your 13-day moving average. Now, what happens when you trade is, I am trading at the end of the day chart, right? And within the day, when the Nifty is retraced to the 13-day moving average, it would actually 2 or 3 times violate the 13-day moving average in the intraday period. So you always have to keep some gap between the actual level and your stop loss. So I usually give up somewhere around 0.3% to 0.5%, depending on the current market situation. When we were trading at 8300, my stop loss would be close because my target was 8600. Ever since we have crossed 8600, I am in a comfort zone. My stop loss would be a bit far now. So in the initial time, I was trading at 120 points below the highest close. Now I am trading at 150 points below the highest close. So what I'd really like to share is this 150 points is not static. It will always change in every trade that I take. So depending on the trade and depending on the asset class that you've chosen, you have to actually give yourself some space, some breathing space between your stop loss levels and the level that you've placed your stop loss. Also, at this point, your money management rules come into place. So, for example, if I am taking a trade, I would not risk more than 25,000 on one trade. So the stop loss is kept keeping all these things in mind. Now there would be similar trades in gold which we can share. Manish, one moment. Yes. You also need to understand, once you go with the trend, you need to see what that underlying is doing. For example, Nifty, you just need to mark out what has been the highest drawdown. It's an uptrend. So if you would recall, it has not given you more than 130 points. The 133 point got violated only once in the last downturn that it took before we made a new high. That was the only time it
it violated. So somewhere you sort of, you don't have to bring anything from home, just see what the market is doing. Market has a language, it's a strong uptrend, it is not willing to correct more than 133 or 150 points. Manish is an end of the. So for him it makes sense obviously to have anything to do which has got close built in. So for him the end of the day closing price is what he's looking at. You know, so if it ever violates 150 points he would be out. So what we need to do is, don't come from home with your preconceived notions. The market has a language. It is trying to tell us every now and then, this is what I am trying to do. Just mimic it, just follow that, take a deep breath, follow it, you would be doing fine. But Manish, condition है तो कमरे 1 2 3 उसका होगा 13 मूवी 13 ये के नीचे हाँ ऐसा है तुम्हारी नीचे आ रही 9160 from top you are losing almost 120 points. yes right So no, I tell you how much I'm losing. एक मिनट, the highest close is 9264 right, so 150 points would be somewhere around 9110. 9110. My stop loss is kept at 9128 right now. हाँ बोलो ना. कल जो होगा मार्केट में तो you will get the same as Yeah. again you will keep the margin. No, I might not. 10 rupees here and there would be fine with me. Not more than that. Not more than that. Now, I'd like to. But would you wait for the price to close EOD? Yeah. No. The stop loss is placed in intraday. The stop loss is placed at 9:15 a.m. as soon as market opens. The stop loss is kept in mind while placing the stop loss. The EOD charts are kept in mind, right? Like what we need to understand here is that my initial target of this double bottom was 8600. Whatever I'm getting from 8600 to now is just what I've learned in last 9 years. That you need to follow the trend and not predict. I lost a big time opportunity trading silver in 2011. When I started, when I bought silver at 30,000, seeing a ascending triangle, and my target was 36,000. And I bought silver at 30,000, sold it at 36,000. I thought I was the king of the world, you know. And silver within 3 months it was 72,000. And then I learned the mistakes that I've made. So following the trend is far better, even if it gives you one opportunity, maybe in 2 years. You know, if you get one more opportunity in 2 years, following the trend, it would be a huge profit compared to actually setting up the targets. Now, you know, I'm not actually discussing a system here. I am just discussing the idea of following trend. For example, I would call it a double bottom. You can call it a 2B. Amit bhai has just shared that as RSI has given a buy call around these levels, around the 2B levels. Now, how many of us actually identified a 2B at 7900 levels? How many of you could have identified 2B at 7900 levels? जिन लोगों को 2B यहाँ पे मालूम है, आप लोगों ने 2B देख लिया था. On the forum I have read actually a couple of messages, tens of them. कि 2B बना है, everybody like a lot of people were into the 2B. कि 2B बन गया है, market यहाँ पे पलटेगा, right? How many of us are actually holding the Nifty till now? So only 2. Now 3. The idea here is that people are holding Nifty from 7900 levels, right? And अब जैसे राजू सर ने कई बार बोला 2B से 2T तक. Is there any other 2T that you can find? मतलब अब because I am using a daily chart on an EOD basis, so I trade on a line chart. I don't trade on candlestick charts. तो मेरे लिए 2 दिन में 2B या 2T बनता ही नहीं है. मेरा 2B हमेशा 10, 15, 20 दिन या महीने भर में बनता है, 6 महीने में भी बन जाता है. So my 2B and 2T is basically double bottom, double tops modified, right? तो अब होता क्या है कि अब यहाँ पे आपको कोई ट्रेंड चेंजिंग पैटर्न दिख ही नहीं रहा है. There is no trend changing pattern. Simple Dow theory. अगर Dow theory से मैं चलता हूँ, अगर मैं 8250 पे मेरी पहली पोजीशन लेता, जब यहाँ ब्रेकआउट आया था 82, यस यहाँ पे 8260 के ऊपर 8260 से भी लेता हूँ तो मैं 9175 है. It is 1000 points from there, right? So we don't need rocket science. We don't need a system. What I am discussing here is just an idea that following the trend is a simple 13-day moving average which is now violated.
If I would have not used my 150 points of stop loss, I would have stopped out at this level, 9175, which is still fine. You know, I don't need to just be right bottom or right top. 9175 trading from 8250, 9175 is a very good trade. 1,000 points on Nifty in 2-3 months. Your stop trading stop at 9.28 you said will be only your additional position or the position The entire position now, because I have completed my targets way before. 8600 मेरे targets are done, so my trading position would be on the entire position now. So just like Chief, I am also whimsical with my trades. So that is one of the reasons why I am not exactly discussing my system, because there is no one system, there is no single system that I follow. There are a couple of systems which have been developed over 9 years of trading. So at times I would be following a trend line. We won't be discussing a 13-day moving average, and a lot of you would identify कि अरे 13-day moving average तो 40 बार violate हो गया, what are you talking about? You know, so that doesn't work for me then. Then a trend line comes in and that works. And this is just a successful trade that I have shared. If I start sharing my losing trades, we will need another 4 to 5 hours discussing this. You know, of course, there have been a lot of losing trades. So I'm just giving the idea of how you follow the trend. Now पोजीशन साइजिंग के ऊपर मैं कुछ चीजें जो मैंने आइडेंटिफाई करी है अपने ट्रेडिंग में पिछले 9 साल में वो डिस्कस करना चाहूंगा. एक अपट्रेंडिंग मार्केट जो होता है, जनरली अपट्रेंडिंग मार्केट में रिट्रेसमेंट्स थोड़े से ज्यादा होते हैं, डीपर होते हैं. अनलाइक द करंट मार्केट इन निफ्टी, अपट्रेंड में करेक्शंस आते हैं. तो मैं जनरली ये करता हूँ, मेरी जो रूटीन थ्योरी है वो ये बोलती है कि जब हम अप ट्रेंडिंग मार्केट में होंगे तो जो मेरी पोजीशन साइजिंग होगी, द पोजीशन साइजिंग वुड बी स्ट्रेटेजिक. दैट इज आई ऑलवेज साइज अप माय पोजीशंस, आई ऑलवेज एवरेज माय ट्रेड्स व्हेन देयर इज अ करेक्शन, व्हेन देयर इज अ रिट्रेसमेंट. In a downtrending market, the markets are usually volatile. They are usually very steep and they go down in a fast speed. So at those times, my positions are planned. Like पहले से मुझे अगर पता है कि मैंने एक डबल टॉप आइडेंटिफाई करा है और उसका 300 या 400 पॉइंट्स का टारगेट है, तो मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि मुझे हर 50 या हर 60 या हर 70 पॉइंट्स का एवरेज करना है. So I will not wait for a retracement. I average on those planned levels every time the levels are crossed. However, it can change. जैसे निफ्टी में अभी हुआ है कि मुझे रिट्रेसमेंट मिला ही नहीं, तो मेरी पहली पोजीशंस का एवरेज तब हुआ था जब डबल बॉटम का ब्रेकआउट आया था 8286 पे. सेकंड एवरेज तब हुआ जब उसका टारगेट अचीव होने के बाद भी वो एक्सटेंड होता रहा 8736 पे. उसके बाद थर्ड एवरेज हुआ 9075 पे. सो दीज आर प्लान्ड लेवल्स, मुझे हर 300 पॉइंट पे एवरेज करना था. नाउ अगर मैं एटीआर को देखूंगा तो दिस इज 4 एटीआर व्हिच इज वे मोर देन व्हाट आई एक्चुअली एवरेज, but only because it is an uptrend and there is no correction. So I have to be very careful while averaging my positions. जैसे मैंने बताया, I generally use average trading range to decide position averaging levels, and the best method for averaging is a parametric method. Like अगर आप bottom पे 4, 5, 6 lot से अगर position start करो and you reduce your positions while averaging. जब भी आप successful average करते हो, successive average करते हो, तो वो एवरेजिंग जो है वो कम पोजीशन से होनी चाहिए. अगर 5 है तो फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 ऐसा. पर देयर वुड बी अ लॉट ऑफ पीपल जिन लोगों को शुरुआत में मेरी तरह फेस करना होगा कि आपका ट्रेडिंग कैपिटल कम है, आपने स्टार्ट ही एक लॉट से करा है, या फिर अगर आपका स्टॉप लॉस ऐसा है कि मनी मैनेजमेंट आपको एक लॉट से ज़्यादा अलाउ नहीं करता, तो फिर आप लीनियर बेसिस पे एवरेज कर सकते हो, एक लॉट से हर बार एवरेज कर सकते हो. बट यू शुड नेवर गो इन फॉर अ इनवर्स पैरामीटर कि आपने एक लॉट लिया फिर 2 फिर 4. दैट वुड बी अ बिट लीसेंस. मैं एग्जांपल से समझाऊं फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल. जो आपके ट्रेड में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हुई है ना, जैसे जो आई नो बिकॉज़ यू हैव टोल्ड मी ऑल दिस फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल पीपल, आपके प्रैक्टिकल एग्जांपल से आप समझाओ हाउ यू एक्चुअली पिरामिड द अपार्ट फ्रॉम निफ्टी पोजीशन एंड व्हाट वाज योर साइकोलॉजी बिहाइंड दैट, सो पीपल विल रियली अंडरस्टैंड. हाँ या ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. राइट, यू राइट. अच्छा, एवरेजिंग या पोजीशन साइजिंग हम क्यों करते हैं? इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि जब आप एक ट्रेंड देखते हो, जैसे हम लोगों ने निफ्टी का ट्रेंड देखा, तो इसेंशियली होता ये है कि हमको हर तीसरे दिन एक जब आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करा डेली चार्ट्स पे, और फिर आपको 5 मिनट के चार्ट पे 2 भी दिखेगा, या कहीं डाइवर्जेंस दिख जाएगी, या 1 घंटे के चार्ट पे कुछ दिख जाएगा, और फिर आपको दिन भर कुछ ना कुछ दिखता रहेगा जहाँ पे टॉप बनेगा. मतलब देयर हैव बीन टाइम which were really tough for me, seeing the forum which was always active on uptrending days,
and inactive on downtrending days. And the forum, actually, there was a day when it was 2 o'clock in the afternoon, and there were only 700 messages for me on the forum. So, and I was shocked कि ये market में इतना uptrend है, इतना ज़बरदस्त uptrend है, and people are not even talking about trading in the markets. So what I could feel is that there were a lot of people who were left out of the trend, and वो इसलिए क्योंकि आपको शायद 8300-8500 के आसपास से टॉप दिखना चालू हो गया, और वहाँ पे कोई ना कोई लेवल आ गए, और वो लेवल तो रोज ही आते हैं, अभी भी आ रहे हैं कोई ना कोई लेवल्स. There would be always some or the other resistance or levels, but you have to understand a few basic things. एक uptrending market में ना all resistances are meant to be broken. एक downtrending market में all supports are meant to be broken. Unless and until, for me, being a Dow theory follower or a trend follower, for me, unless and until markets have given a clear sign of being reversed, they are still in trend. मेरा 9128 का ऐसा जब तक नहीं जाता, I am bullish, मैं 10,800 तक भी बैठूंगा अगर निफ्टी आती है. I don't know, it sounds a bit strange, but I would stay on Nifty unless and until it breaks my asset. So अब यहाँ पे क्या है कि कैसे बैठेंगे, 1000 पॉइंट की रैली आप कैसे खिलोगे. तो जब आप पोजीशन साइज करते हो, साइकोलॉजिकली व्हाट हैपेंस इज व्हेन आई हैव बॉट निफ्टी ऑन 8286 लेवल, नाउ आई साइकोलॉजिकली डोंट रिमेंबर कि मेरे पास 7980 का भी माल पड़ा है, मुझे उस 7980 के माल पे प्रॉफिट बुक करने की अब जल्दी नहीं है, पर जो मैंने 8286 पे खरीदा है, मेरे को बस अब ये लग रहा है कि बस कैसे करके यहाँ से मार्केट ऊपर चले जाए तो मेरा ये वाला जो नया मैंने एवरेज करा है ये प्रॉफिट में आ जाएगा. सो पोजीशन साइजिंग एक्चुअली हेल्प्स यू फॉलोइंग द ट्रेंड and it mitigates the risk. आपकी रिस्क मिनिमाइज हो जाती है. जब मैंने, अगर हम लोग एक लॉट से देखें और अगर मैं अपना करंट ट्रेड ही देखूं तो अगर 7980 पे आपने लिया 1200 पॉइंट्स इज लाइक ऑलमोस्ट 90,000 ऑन वन लॉट. पर अगर मैं नीचे 4 लॉट लेता, मेरी रिस्क वहां पे 7500 की थी. अगर मैं 4 लॉट वहां पे लेता तो मेरी रिस्क वहां पे 30,000 की होती, राइट. पर अगर मैंने उन लॉट्स को डिवाइड कर दिया तो 7500 की रिस्क पे मेरे को सबसे पहले लॉट में 90,000 आएंगे, सेकंड वाले लॉट में 8286 से अभी 9156 900 पॉइंट्स इज लाइक 7963 ऑलमोस्ट 67,000, राइट, 67,000. फिर थर्ड वाला जो 8700 पे लिया है उसमें 400 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो दैट इज लाइक 30,000. तो आपके हो गए 90 और 90 करीब 180, राइट. और चौथा वाला 9075 पे लिया है तो अनदर 7,000. तो आप एसेंशियली आप 1,90,000 बना रहे हो 7,500 रुपए के एसेट पे. तो जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड इनिशियली अगर 1:5 था, ओके, इट हैज चेंज्ड टू सम 1:25 ऑड ratios, which is theoretically unbelievable, practically achievable if you are sizing your position, averaging it on the profitable side. So I guess it might be helpful. अच्छा, इसमें जो मैं बार-बार जिस चीज पे स्ट्रेस कर रहा हूँ वो ये कि जब आप अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं, उसी सिस्टम में जब कॉल्स आते हैं, चाहे वो RSI पे आते हो चाहे किसी भी सिस्टम पे आते हो, और आपके पास कोई इनिशियल टारगेट आता है, उस टारगेट को 3 या 4 पार्ट्स में या 5 पार्ट्स में डिवाइड करके देखिए. ट्राई इट आउट ऑन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल बेट. अगर आप स्टॉक्स में काम कर रहे हैं तो फ्यूचर्स की जगह उसको शेयर्स पे लेके देखिए. 5 या 10 शेयर से स्टार्ट करके देखिए, पोजीशन साइज करना और ट्रेंड को प्ले करना. If once you are acquainted with the psychology of following the trend, I guess it can help a big time in the trading. Position sizing के बाद, position sizing में anything else I can. Now long term trading, अब ये पोजिशनल ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में होता क्या है? आई यूजुअली गेट 2 to 3 रैलीज और 2 to 3 ट्रेड्स इन एन ईयर इन वन एसेट क्लास. फॉर मी एसेट क्लासेस आर, आई हैव गॉट 5 डिफरेंट एसेट क्लासेस. निफ्टी इज वन, स्टॉक्स इज वन एसेट क्लास. सो स्टॉक्स में मेरे लिए बहुत लिमिटेड स्टॉक्स हैं, सिर्फ निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक 10 या 12 स्टॉक्स हैं जिनमें मैं ट्रेड कर रहा हूँ पिछले 9 साल से. मैं उनके अलावा किसी और स्टॉक में ट्रेड नहीं करता, तो वो मेरे लिए एक सिंगल एसेट क्लास है. Gold is one, crude oil is one, and copper silver is one. 5 एसेट क्लासेस हैं जिनमें साल में 2 से 3 4 ट्रेड्स मिलते हैं मुश्किल से. So it's like I don't have more than 30, 40 or 50 trades in a year. But one trade is essentially meant to capture 5 to 10% of the entire market move. अगर निफ्टी 8,000 पे ट्रेड कर रही है तो मैं निफ्टी में तब तक ट्रेड नहीं लूंगा जब तक मुझे कम से कम 500 पॉइंट का ट्रेड नहीं दिखता. I'll stay out of the market
if there is no trade for at least a 500 points, right? अगर gold है 30,000 पे ट्रेड कर रहा है, अगर 1,500 रुपए से कम की रैली है, I will not trade for 400-500 points. Now the success rate, my system, the success rate is around 40%. Risk reward is minimum 1:4%. अगर 1:4 से कम risk reward होता है, I will not enter into a trade. I leave that trade. अगर वहाँ पे पैटर्न फॉर्मेशन से सब कुछ है, बट अगर 1:4 से कम का इनिशियल टारगेट आ रहा है, now 1:4 ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लोग जब बात करते हैं ना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी साइकोलॉजिकल है बस, क्योंकि आपके हाथ में रिवॉर्ड तो है ही नहीं, इसेंशियली सिर्फ रिस्क ही आपके हाथ में है, राइट? हम लोग ने अगर डबल बॉटम को आइडेंटिफाई करा है और उसका हम टारगेट निकाल रहे हैं और हम ट्रेड ले रहे हैं, तो हो सकता है कि उसका टारगेट अचीव नहीं हो, डबल बॉटम फेल हो जाए और आपका स्टॉप लॉस चले जाए, या फिर वो टारगेट से पहले आपका कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फिगर हो जाए, तो आपके हाथ में रिवॉर्ड नहीं होता। बट फॉर द सेक ऑफ मैनेजिंग अ ट्रेड, जो भी हमारा इनिशियल टारगेट होता है, अगर वो 1:4 से कम है तो हम लोग को ट्रेड नहीं लेते। My biggest losing streak was 16 consecutive trades in 2014. It was a blunder in gold. Gold was sideways. मैं उसका चार्ट शेयर करूंगा। Sir, hats off to you for actually trading with this time even after 60 consecutive losses. I'll tell you how it happened. I actually lost in 8 consecutive trades in 2008 from September to 2009 March 2009, when Nifty was trading between 2,500 and 3,000. And I started trading when Nifty was in March 2008, when Nifty was at 4,500 levels. And luckily the first trade was 4,500 to 3,600, 900 points of a rally. And it gave me some extraordinary confidence that I shouldn't have, because it was the first trade, it was a beginner's luck. And the best thing that it gave me was a perspective that I can actually trade on a longer term. मैं गोल्ड का चार्ट शेयर कर रहा हूँ, ये भी फ्री है। Being an end of the day trader, I don't have to subscribe to the data. I, however, did subscribe once or twice, but it's not useful. वो उससे और बड़ी confusion होती है। इंट्राडे चार्ट देख के फिर बहुत सारी चीजें लगती हैं। You start finding double tops, double bottoms and different things on hourly charts and 5-minute charts, which is lethal. I once made 40,000 rupees for 3 consecutive weeks, and I was very happy making that money in intraday in copper. And then I realized I lost 5 lakh rupees on a gold rally. So it does not work for me. Profit of 5 lakh. I lost the opportunity. It was an opportunity loss. Expand the lever, I guess. कोई बात नहीं। मैं अगर if it is visible, I'll share the. अच्छा, पहले मैं वीकली में ही बताता हूँ कि where I lost. So this was the range where I lost. I was trading gold from this inverted head and shoulder. For me, this was a continuation pattern back in 2008. This is the inverted head and shoulder. It gave a breakout at 980 levels and the target was 1220. And I was buying gold from these levels in 2008 way up till 2013, up till these levels. And around these levels in Indian market there was a double top at 32,400, and I started selling gold at 30,800. And it was a good time for a trader who was just beginning his trading career. Initial 5 years they were absolutely awesome. And this was the horror. This was the period when I identified a double bottom here, and then I got a stop down, and then I started finding different patterns. Way from 2013, 2014, it was a consecutive stop losses of 16 trades. And I was saved for 16 consecutive trades only because I was washed out in 2008 in Nifty in 8 consecutive stop losses. In 8 consecutive stop losses, I went broke. I had to start working in an insurance company, selling insurance for 4 months to regain the initial capital that I wanted. It gave me a perspective how to remain in markets even with consecutive stop losses. It also gave me a perspective that you can actually have back-to-back stop losses for n number of times. 16, now I guess 16 is not a big deal. I might have a bigger losing streak in future. अब इसके बाद आता है मनी मैनेजमेंट रूल्स। अब ये 16 कॉन्जिक्यूटिव स्टॉप लॉसेस के बाद
3 कैसे सर्वाइव करते हैं, क्यों मार्केट में है, उसकी कुछ रीजन है. व्हाट आई यूज फॉर माय मनी मैनेजमेंट. या प्लीज सर, जो आप निफ्टी का ट्रेड ले रहे हैं वो लो से जनवरी में जो आपने लिया जी, तो वो आप मतलब आखिरी तक वो जो एक लॉट वाला जो सबसे नीचे पे लिया हुआ उसको आखिरी तक कैरी कर रहे हैं और बीच में जो बीच नए में add एक करते लॉट हैं. जोड़ते जा रहे हैं, हाँ, हाँ. उनको पहले काटते जाएंगे. नहीं, और नहीं. जो 7,000 वाला नहीं नहीं, सबको एक साथ काटेंगे जब काटेंगे. अच्छा, मतलब जो एक कंफर्म जो आपका एसएल है वहाँ Right. पे पूरे ट्रेड कर Right. Because the basic idea for getting out of the market is that I feel that the current trend is not in place. क्योंकि मैं अभी सेम सिचुएशन में जो आप बोल रहे हैं ना कि हाँ. एक ट्रेड का ही हिसाब किताब है, इतना फंड नहीं है कि एक ट्रेड मतलब एक लॉट से ज्यादा ले सकते. हाँ. तो आप जो शेयर वाला बोल रहे हैं कि हाँ मतलब 5,000 का लॉट है तो 5,000 के बदले में 5,000 शेयर ले लेता हूँ. आप 5,000 के अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो ट्रेड फोल्डिंग तो स्टार्ट विद 1 शेयर. हाँ. ठीक है, आप कोई एक रैली को एक शेयर से एवरेज करते करते देखो कि आपको मिल रहा है. बिकॉज यू नो अनलेस एंड अनटिल यू पुट रियल मनी इनटू ट्रेडिंग, पेपर ट्रेड डज नॉट हेल्प. दे डोंट गिव यू द साइकोलॉजिकल प्रेशर, द ग्रीड एंड द फियर. मैं आपको बताता हूं कि मैं क्यों सारे लॉट्स एक साथ काटूंगा. उसका रीजन ये है कि जब मेरा 9128 का स्टॉप लॉस जा रहा है, इसका मतलब मेरे लिए है कि अब ये ट्रेंड प्लेस में नहीं है. पर ये समझने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा कि अगर ये ट्रेंड प्लेस में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि अब डाउन ट्रेंड है. इसका मतलब ये भी नहीं कि अब साइडवेज ही है. हो सकता है कि उसके बाद भी अप ट्रेंड कंटिन्यू रहे और निफ्टी मेरा स्टॉप लॉस लेने के बाद ऊपर जाए, पर वो स्पीड जो निफ्टी में अभी है शायद वो तब नहीं रहेगी. यू नो, सो वो ट्रेंड जो अभी प्लेस में है वो प्लेस में नहीं रहेगा. तो इसलिए क्योंकि वो ट्रेंड प्लेस में नहीं है तो हम टोटली मार्केट से मतलब आई विल बी आउट ऑफ द मार्केट टोटली. And there are a lot of times when I am on cash, when I am on 100% cash, I don't have any positions in the market. And one more thing, just to add, अगर ऐसे उड़ेगा तो उसको ऐसा नहीं कि ट्रेंड खत्म हो रहा है तो शॉर्ट नहीं करेंगे. हाँ. Just out. No, there is no stop and reverse for me. I don't have that kind of a flexible mindset. I am very rigid with my things. तो मुझे तो मुझे 15 दिन तो कम से कम फिर यही डाइजेस्ट करने में लग जाते हैं कि अब मार्केट में वो ट्रेंड नहीं रहा. I am not very fast at it, you know, it comes very slow to me. Now money management rules, I think this is one of the most important things that I can ever share. इसके अलावा मेरे पास शेयर करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है. आप सब लोगों के पास, because I am a discretionary trader, you see, I am whimsical like cheap. मतलब मैं कभी भी कुछ, कभी ट्रेंड लाइंस, कभी मूविंग एवरेज, कभी गोल्ड में 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस. अभी 400 पॉइंट कहाँ से आए ये बताना मेरे लिए मुश्किल है. ये 7-8 साल में देख के आए. पर जब मैं अपने ट्रेड्स में whimsical हूँ, जब मैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम में whimsical हूँ, तो मेरे लिए जरूरी हो जाता है कि मेरा जो मनी मैनेजमेंट रूल्स है और मेरे जो ट्रेडिंग रूल्स हैं वो बिल्कुल डिस्क्रिशनरी नहीं हो, वो बिल्कुल ही मैकेनिकल हो. क्योंकि व्हाट हैपेंस इज टू अ ट्रेडर व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग बैक टू बैक 5, 10, 15 ट्रेड्स, अब आपके अंदर है ना साइकोलॉजिकली आपके अंदर एक प्रेशर होता है कि यार नाउ यू आर डेस्परेट टू गेट अ प्रॉफिटेबल ट्रेड, राइट? एंड समटाइम्स इट डजंट कम्स. तो money management rules help you save yourself from the biasness. बार-बार मार्केट आपका स्टॉप लॉस ले जा रहा है लेकिन फिर भी हमको लग रहा है कि अब टॉप बनेगा, अब टॉप बनेगा, अब टॉप बनेगा. सो अगर आपको उस बायसनेस से बाहर निकलना है तो आपके मनी मैनेजमेंट रूल जो है वो बिल्कुल ही फर्म और बिल्कुल मैकेनिकल होने चाहिए. मेरे मनी मैनेजमेंट रूल्स हैं, आई डिवाइड माय कैपिटल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में 40-60 के रेशियो में डिवाइडेड है. 2% से अलग की कैपिटल मेरी ट्रेडिंग पे किसी भी एक ट्रेड पे रिस्क नहीं होती है. अगर मैं एक ट्रेड ले रहा हूं उस पर मेरी एंटायर ट्रेडिंग कैपिटल का सिर्फ 2% रिस्क होगा. इसका इन्वेस्टमेंट वाली कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है. फिर ऑलवेज टेक 50% ऑफ योर प्रॉफिट्स होम. अगर आपको जो भी प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट का 50% आपको यूज करना है, आपको खर्चा करना है, आपको घर ले आए. इफ यू कैन नॉट विड्रॉ योर प्रॉफिट्स यू आर हार्ड टाइम ट्रेडिंग. फिर फॉर मी, क्योंकि मेरे ट्रेड्स कम होते हैं, देयर आर वेरी लेस ट्रेड्स इन एन ईयर, तो आफ्टर 4 कॉन्सिक्यूटिव लॉसेस, अगर 4 बार बैक टू बैक मेरे ट्रेड में स्टॉप लॉस हो गया है, मैं 1 हफ्ते का ट्रेडिंग ब्रेक लेता हूं. 1 हफ्ते तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा चाहे मुझे कितना अच्छा सिस्टम या कितना भी लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल रही है. अगर ऐसा 4 बार हो गया, 1 हफ्ते का ट्रेडिंग ब्रेक लिया, फिर वापस आए, फिर 4 स्टॉप लॉसेस हुए, फिर ट्रेडिंग ब्रेक लिया, फिर आए, फिर लॉसेस हुए. अगर 4 बार कॉन्सिक्यूटिवली मेरे ट्रेडिंग ब्रेक्स आते हैं तो फिर मैं 4 महीने या 6 महीने के लिए, जब तक मैं साइकोलॉजिकली उस लॉस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाऊं तब तक मैं ट्रेडिंग ब्रेक करूंगा. मैंने 2014 में करा. आई वाज ऑन अ ट्रेडिंग ब्रेक फॉर 5 मंथ्स.
So I did this. I'm not sure if anybody else can do this. ये मनी मैनेजमेंट रूल्स भी सिर्फ ये बताने के लिए कि इस टाइप के या इस तरीके के कोई रूल्स आप भी बना सकते हैं. They can change. आप एक वीक की जगह एक दिन की ट्रेडिंग ब्रेक ले सकते हैं या फिर आप एक मंथ की ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर साइकोलॉजिकल ट्रेड्स. Trading rules are quite simple. When in doubt, stay out. So most of the times I'm out because I have doubt. Act on my own judgments and not borrowed ones. तो वो मुझे अगर कभी कोई पूछता है मुझसे कि पी क्या पी रेशियो कुछ होता है वो क्या होता है वो कभी मुझे रोहित भाई ने बताया एक दो बार वो क्या कुछ डेटा वेटा आता है मार्केट में मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दोस राइट. तो क्योंकि मेरा सिस्टम मुझे अलाउ नहीं करता. आई डोंट अंडरस्टैंड सो आई डोंट रीड अबाउट इट. आई डोंट टेक आई डोंट नोटिस इट. ऑलवेज कीप योर पोजीशंस टू योर स्लीपिंग पॉइंट. तो बेसिकली ये इट इज वन ऑफ द मनी मैनेजमेंट रूल्स ये कि अगर आपने पोजीशंस ले ली हैं और आपको लग रहा है कि यार ये तो मेरे मनी मैनेजमेंट या मेरे रिस्क रिवॉर्ड के फेवर में ही है लेकिन उसके बाद भी आपको दिन भर मतलब वो दिन भर उस चीज का मतलब टेंशन पैनिक है. अगर मार्केट बार बार पैनिक करा रहा है इट इज बेटर यू कट डाउन योर पोजीशंस टू योर स्लीपिंग पॉइंट राइट. स्टॉप लॉस इज द कॉस्ट ऑफ बिजनेस लाइक रेंट एंड सैलरीज. ये होपफुली ये मेरा ओरिजिनल होगा आई गेस बट दिस इज समथिंग आई हैव लर्न. स्टॉप लॉस जो है वो आपका कॉस्ट ऑफ बिजनेस है. अगर एक दुकान खोल के बैठोगे ना कपड़े की कोई सी तो उसमें दुकान का किराया लगेगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर मतलब इंटरेस्ट लगेगा लड़कों की तनख्वाह ऑल दोस थिंग्स राइट. ठीक है तो वही स्टॉप लॉस है हमारे लिए. मेरे लिए स्टॉप लॉस मेरी दुकान का किराया और लड़कों की तनख्वाह है. मार्केट इज नेवर रॉन्ग. मार्केट इज नेवर रॉन्ग. Thus every loss you booked has to be scrutinized carefully. जब स्टॉप लॉस हुआ है ना तो मतलब ऐसा होता है कई बार कि मैंने मतलब किसी ने डाल दिया फोरम पे कि यार ऐसा होगा मार्केट ऊपर जाएगा आपने पोजीशन ले ली और नहीं गया एंड नाउ वी स्टार्ट ब्लेमिंग द अदर पीपल राइट. अरे अश्विनी गुजराल ने आके ऐसा बोल दिया किसी ने भी आके ऐसा बोल दिया इसने बोल दिया इसलिए ऐसा हो गया. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू नो यू मेड अ मिस्टेक लिसनिंग टू दैट पर्सन. उस आदमी की कोई गलती नहीं है उसका भी एक सिस्टम होगा. आइदर फॉलो हिम एंटायरली और फॉलो योर ओन जजमेंट्स राइट. तो अगर आपका कोई भी लॉस हुआ है यू हैव टू स्क्रूटनाइज योरसेल्फ रादर देन स्क्रूटनाइजिंग द मार्केट्स और एनीबॉडी एल्स. And then one of the rules is don't try to call every marketer. Just focus on the trend. अगर टॉप का 20% और बॉटम का 20% भी छूट जाए अगर 60% भी मिल जाए तो भी बहुत होता है. 1300 पॉइंट निफ्टी चली है राइट. 1300 पॉइंट अगर 60% भी आपको मिल जाएगा it would have been enough. Some 750 odd points. Never enter a trade without an exit strategy. अगर आपके पास exit strategy नहीं है अगर stop loss नहीं है तो फिर ट्रेड लेने से कोई मतलब नहीं. Never ever enter a trade without an exit strategy. I don't think I have ever entered a trade without an exit strategy. It only happened once in my entire trading career of 9 years, and I lost 90,000 on one single lot of gold. That was a learning. Never need a margin call. अगर आपने जो भी इनिशियली जैसे मैंने एक ट्रेड को लेके एक मार्जिन हो सकता है कि आपका जैसे निफ्टी का मार्जिन अगर 45,000 है लेकिन आपका स्टॉप लॉस अगर 70,000 का आ रहा है और आपने इनिशियल मार्जिन दे दिया नेवर नीड अ मार्जिन कॉल. सरेंडर इट. दैट ट्रेड इज नॉट व्हाट यू आर अफोर्ड. wherever possible use position sizing for better risk reward. And market action discounts everything. This for me is the line written on store. जैसे मैंने अभी बोला कि मुझे नहीं पता कौन सी कोई या वो न्यूज़ आती है या all those things I don't know. मतलब डेटा आता है ब्रेक्सिट वो मैंने एक रोहित भाई से पूछा था कि वो क्या हुआ ये रेट कट में क्या हो रहा है. आरबीआई पॉलिसी इवेंट डे होता है कुछ उसमें रोहित भाई ने बताया 2015 से रेट कट चलता आ रहा है. उसमें मार्केट नीचे भी चले गया ऊपर भी आ गया राइट. तो फॉर मी मार्केट एक्शन डिस्काउंट्स एवरीथिंग. जो भी न्यूज़ है वो किसी न किसी को तो पता ही होगी उसने डिस्काउंट कर ही दी होगी. आई डोंट टेक केयर ऑफ न्यूज़. Some important quotes that have always motivated me. These are by Jesse Livermore. He's one of the greatest traders ever. उसने बोला है कि I have known many men who were right exactly at the right time and began buying and selling stocks when the prices were at the very level which should have shown the greatest profits. मतलब जैसे किसी ने 7,927 और 7,896 पे डबल 2B आइडेंटिफाई कर दिया. पर 2B आइडेंटिफाई करके हुआ क्या? क्योंकि 8,016 पे उसको कोई और लेवल दिख गया. ठीक है कोई 2 डिजिट या 3 डिजिट लेवल दिख गया या कोई इंट्राडे में 2B दिख गया. अगर आपने 20-30 रुपए में प्रॉफिट बुक कर लिया तो फायदा क्या हुआ? उसने बोला है कि एंड देयर एक्सपीरियंस वाज इनवेरिएबली मैच माइंड. दैट इज दे नेवर मेड रियल मनी आउट ऑफ इट.
one of the most helpful things that anybody can learn is to give up trying to catch the last 8 or the first 8. These are the 2 most expensive 8s in the world. They have cost stock traders enough millions of dollars to build a concrete highway across the world. मतलब वो टॉप और बॉटम जज करने के चक्कर में ना बीच का आप 80% मूव छोड़ चुके होते हो और आपको टॉप का और बॉटम का सिर्फ 10-20% का चिल्लर मिलता है. Men who can be right and sit tight are uncommon. I found it one of the hardest thing to learn. Remember that stocks are never too high to begin buying or too low to begin selling. मैंने अभी 9075 पे जब निफ्टी एवरेज करा था, that was one of the toughest decisions for me क्योंकि मुझे भी लगा था कि अब पुराना 9119 का हाई and all those things and they were in place, right? But what gave me the confidence to average was the retracements and the levels that I was paying. कि मार्केट में अगर पुराना लो नहीं तोड़ा है डाउ थ्योरी के हिसाब से, I would buy. Amongst all the blunders that a man can make, there are few greater than trying to average a losing trade. मैं अपने losing trades को कभी average नहीं करता. ये hard and fast rules नहीं है, मतलब आप कर सकते हो average, but मेरे लिए तो ये सूट नहीं करता. I have never averaged losing trade. अगर निफ्टी मैंने 8,000 पे खरीदी तो मैं 7,990 पे भी नहीं खरीदूंगा. I'll only average it if I have profits. There is nothing new in the Wall Street. Whatever happens today has happened before and happened again. तो ये मेरे लिए तो ये बिल्कुल काम करता है because what I think is कि what stock prices actually reflect is the public psyche, is the mass psyche. Okay, people will invariably act the same way in the same situation every time. And I'll share a video after the presentation. वो ये बताने के लिए कि ट्रेनिंग जब आप अपने आप को ट्रेन करते हो किसी चीज के लिए तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू ट्रेन योरसेल्फ फॉर समथिंग न्यू. तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर भी हो तो आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो. जैसे मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूं, मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग करी एंड आई ट्राइड इट फॉर 2-3 months एंड आई वाज सक्सेसफुल ट्रेडिंग इन कॉपर फॉर इंट्राडे. आई हाउएवर फाइंड इट नॉट यूजफुल फॉर माय ट्रेडिंग. द डिजायर फॉर कांस्टेंट एक्शन irrespective of underlying conditions is responsible for many losses in the Wall Street even among professionals who feel they must take home money every day as though they were working for regular wages. ठीक है, रोज 5,000 रुपये रोज मिल जाए या जो भी जितना भी रोज मिल जाए तो वो एक्चुअली ना तो वो रोज मिलता है और probably आप वो करने के लिए यहाँ पे आए नहीं. The examination of a losing trade is torturous but necessary to ensure it will never happen again. एक वीडियो मुझे शेयर करना है. You know what happens जब हम लोग अगर आप अपने आप को एक पोजीशन में रख के देखो, अगर आप जंगल में ट्रेवल कर रहे हो and you encounter a lion, you know most of you would try to run knowing that you cannot outrun a lion. Now what has training done to this man? Kevin Richardson, he is a lion conservationist. इनकी सेंचुरी में 42 lions and they are wild lions who hunt and he has trained himself to be with lions. He motivates me a lot. I'll just share his video. आ रहा है क्या? मेरे ख्याल में तो वीडियो भी काफी है. हाँ नहीं, what I want to show is that this is how he is with lions. They are wild lions. Now in the background the lady says that he has violated every law on this earth for dealing with wild animals. You should never show your back to a lion. You should never lay down with a lion. He's laying down with a lion. He shows his back. वो बताती है कि कैसे ये लायनेस केविन रिचर्डसन को अपने प्राइड के लायन की तरह ट्रीट कर रही है. जैसे उसने केविन रिचर्डसन को पीछे से करा है अटैक, सेम वैसे ही वो अब ड्रोन से दिखाएंगे, सेम उसी तरीके से वो उस लायन के साथ भी करेगी. Exactly same way. So Kevin for them is amongst their pride, and he is one of his kinds in the world. If you train yourself, you know, if he can do this, probably you can play a rally. It's not a big deal.
अभी तक कितने लंबे वालों ने आपकी पौधे लेना बंद कर दी? सर ज़्यादा नहीं है, 5 साल की है। ये जेसी मेकिंग है। Any questions for Manish? हाँ या आई सर आईटी में इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो। ऑटो में टाटा मोटर्स, महिंद्रा और मारुति। क्वेश्चन था सर, आप एग्जिट कर जाएंगे 5028 लेवल पे, अगर री एंट्री अब आप नहीं करेंगे रैली नहीं, आई माइट री एंटर इफ देयर इज सम न्यू फॉर्मेशन। अगर कोई, क्योंकि अब ट्रेंड बन चुका है तो कोई ना कोई ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न बन सकता है। अगर कोई ट्रायंगल बनता है, अगर कोई वेजेस बनती हैं और अगर वो मुझे एंट्री देती हैं तो डिपेंडिंग ऑन दैट कंटिन्यूएशन पैटर्न आई वुड री एंटर, आई मे री एंटर। दे शुड बी ऑन अ डेली चार्ट। डेली चार्ट, हाँ, आई एसेंशियली ट्रेड ओनली ऑन डेली चार्ट। I believe Manish का सेशन काफी see, this is what invest trade is actually all about. So who else but a guy like Manish to step in? As we say, every crisis is an opportunity. हमारे ही साथी थे भरत, उनको कुछ ऐसी जिम्मेदारी आ गई कि उन्हें जाना पड़ा. So who else but someone like Manish, who would replace? और मनीष ने जो शेयर किया हमारे साथ, या ये जो पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए, these are not points. Yeah, he has lived. This is his journey. This is his journey for last 9 years. उसने हम लोगों के साथ वो 9 साल में जो उसकी जर्नी में जो कुछ है, पिटफॉल्स भी होते हैं, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स भी होते हैं, हाइज भी होते हैं, लोज भी होते हैं, आउज भी होते हैं और आह भी होती है, सब होता है। उसने वो सारी चीज़ें शेयर की है और मेरे हिसाब से काफ़ी सिग्निफिकेंट वैल्यू ऐड था यहाँ पर। सो वन मोर राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मनीष। I would like to call upon Pawan from Hyderabad chapter. Pawan would come here and do the honors for Manish. So मैं कहता हूँ T.A.K. Life is calling. I would like to call upon HK to address the audience here. We're substituting for HK sir. See, ये मनीष भाई का बहुत ही शानदार बजट है. He called, we got the news day before yesterday, and we all requested him by कि do something for our conference. He graciously accepted that, and that is the reason why Investrade to all of us represents in true light what holds for us in future. So it's about new ideas, see there will be corrections on the way. And आपकी गाड़ी पंचर भी होगी, it will derail as well. And markets भी correction देते हैं. So that once the journey starts, these things happen. And this thing will happen with Invested as well. And it has been happening off and on. So whenever we move forwards, like Manish and all these young guns, when I see them, and lot of them actually I have seen them evolving into better traders along with us. That is what I was discussing with HK sir ki, see that is the beauty once somebody steps in, and we know Manish bhai for I think 4 or 5 years now, 4 years. And he was the guy who was asking maximum number of questions in our first conference. है ना, उसके बाद मैंने बोला यार अब बस करो, है ना, you're asking too many questions. Now he is facing the music. So it's like that. And we continue our journey forwards, and I feel, keeping the spirit of forum, I see a very bright future for all of those traders who are new or maybe facing few problems in their initial part, and for a lot of us who are also slightly experienced, because it throws in a new perspective. आप क्या होता है, एक mindset से काम करते रहो तो there is sometimes what happens is the rot sets in and you are unaware of it. So that is why
new ideas, newer presentations, newer perspectives, give us a lot of energy in this forum. And I think that is it. Ishkita, would you like to speak something? Yeah, please. देखिए मनीष जी ना यहाँ पर लाइव एग्जांपल है। जब मैं पहली बार उनसे मिला था करीब 4 साल पहले, तो मनीष भाई के शब्दों में ही बात बता रहा हूँ। उनका ऐसा कहना था कि मुझे लगता था कि मेरे सिवा और कोई ट्रेडिंग की दुनिया नहीं है। ऐसा मनीष भाई ने मुझे बताया था जब वो पहली बार मेरे ऑफिस आए थे। क्योंकि क्या होता है कि जब आप ट्रेड करते हैं, आप एक छोटे से ऑफिस में बैठते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, आपको लगता है आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, अगर पैसा आ रहा है उससे। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरैक्ट करें, ऐसा हमको लगने लगता है। लेकिन जब हम ऐसे किसी फोरम से जुड़ते हैं जहाँ पर एक सेल्फनेस उसके डीएनए में है, शेयरिंग उसके डीएनए में है, तो आज हम सब ने, जो लोग पुराने मेंबर्स हैं, उन्होंने मनीष भाई को इवॉल्व होते हुए देखा है। हमने पहले भी मनीष भाई से रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे किसी चैप्टर मीटिंग में कोई प्रेजेंटेशन दे दीजिए, लेकिन हमें पता नहीं था कि ही हैड सेव्ड हिज बेस्ट फॉर द लास्ट एज इन फॉर टुडे। तो उन्होंने कभी हमें इतना अच्छा प्रेजेंटेशन किसी चैप्टर मीटिंग में तो नहीं दिया, लेकिन आज वो इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे हमें, ताकि हमें वाकई में ट्रेंड फॉलोइंग का रियल मतलब समझ में आएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मतलब मैं यहाँ पे छोटी सी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या होता है कि जब हमें नींबू को निचोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, नींबू को 2 पार्ट में काटते हैं, फिर एक पार्ट लेते हैं, उसको ऐसे निचोड़ देते हैं, उसमें से रस निकल आता है, आपने रख दिया। उसके बाद मान लीजिए डॉक्टर साहब जैसे हट्टे कट्टे कोई आ गए, उन्होंने वो निचोड़े हुए नींबू को फिर पकड़ते हैं, फिर निचोड़ते, उसमें से और बूंदे निकल आती है। ठीक है। और एक तीसरी प्रजाति है जिनको मैंने देखा है, उन्होंने नींबू को 2 पार्ट में किया, नींबू को उठाया, 2 हाथों के बीच में फंसाया और उसको ऐसे दबाया। मतलब मैं बता रहा हूँ, उस नींबू की हालत ऐसी हो गई जैसे एक्चुअल में 4 दिन के बाद सूख जाता है ना वो उसकी तभी हालत हो गई। This is what I call is he knows how to extract the maximum. आप उनकी बात को ध्यान से सुनिए। निफ्टी पे 50 पॉइंट, 100 पॉइंट आप अगर महीने में 4 बार भी ले लेंगे तो आपको 200 पॉइंट मिलेंगे 50 पॉइंट के साथ, प्लस स्टॉप लॉसेस जो जा रहे हैं उनको तो मैं माइनस कर ही नहीं रहा हूं अभी। इसके बजाय आप अगर एक लॉट लेंगे जिस तरीके से उन्होंने खेला और बताया है अपने को, तो 1000 पॉइंट तो मिल ही रहे। प्लस ऑन द वे ही हैज आल्सो टोल्ड यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू पिरामिड इट। ये बहुत अनटच्ड टॉपिक है। नॉर्मल ट्रेडिंग जो ऑर्डिनरी ट्रेडर्स होते हैं उसमें पिरामिडिंग की इतनी बात होती नहीं है। ये एडवांस ट्रेडिंग है। यहाँ पर उन्होंने आपको बताया है लेवल्स के साथ में कि कहां पे उन्होंने नींबू को फिर निचोड़ा, फिर निचोड़ा, फिर निचोड़ा। तो टू माय अंडरस्टैंडिंग we all need to stand up and give him a standing ovation.